अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में 38,000 भारतीय फौजियों की तैनाती की गई है और इस हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान में कौमी सलामती की मीटिंग को भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में सुना गया है। उधर सिविल और अस्करी क़ुव्वतों की जो लीडरशिप थी, क़ियादत थी, वो भी मौजूद थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल की बात कर लें। मकबूजा कश्मीर में जहां हिंदुस्तान ने 38,000 फौजियों की तैनाती की है, उधर ना सिर्फ कर्फ्यू भी इम्पोज किया है लेकिन साथ साथ LOC पे भी फायरिंग की है। जिस तरह हमने कल के शो में बात की थी, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। हथियार जो होते हैं जंग के हथियार, उनमें क्लस्टर बॉम्ब एक इंतहाई बेरहम और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने वाला हथियार होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का एक कुछ दहाइयों से एजेंडा रहा है, यानी हिंदुस्तान के आईन में ही तरमीम करें और आर्टिकल 370 और 35A जो कि मकबूजा कश्मीर के पहले से ही मजलूम शहरियों को अब कुछ ना कुछ, अगर 0.1% ही कुछ बुनियादी हकूक फराहम करता है, परमानेंट रेजिडेंट्स को राइट ऑफ रिटर्न फराहम करता है और कहता है कि उनका एक खसूसी स्टेटस होगा, उसको भी तब्दील करने के अब जो अज़ाइम देखने को मिल रहे हैं उस पर बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले कि सर मैं LOC पे बात कर, ये मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, एक हिंदुत्व प्रोजेक्ट है जो कि हिंदुस्तान के शायद बाकी सियासी जमातें ना शेयर करें, लेकिन अब सूरत हाल उधर ऐसी है कि जब इसको आपने मोशन में सेट कर दिया तो वो भी एक ही सफ़े पे सब खड़े हो जाएंगे। बात यह है कि आपने कुछ दहाइयों से एक बैनुल-अक़वामी सिचुएशन मेंटेन की है हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने कि आप खुद यूनिलैटरली इस सिचुएशन को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान के आईन में इस तरह की तरामीम लाएं, अगर आप 38,000 फौजियों को मकबूजा कश्मीर में भेजेंगे, अगर आप वहाँ की मुस्लिम वैली की पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे, उधर हिंदू पॉपुलेशन को पैराशूट करने की कोशिश करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ जनाब कि एक जानिब हिंदुस्तान कहता है कि शिमला अग्रीमेंट के बाद दोनों ममालिक को आपस में बात करनी होगी, यूनिलैटरली सूरत हाल को तब्दील नहीं करनी होगी। लेकिन इस तरह के जब आप अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं तो पूरे खित्ते में जो अमन है उसको आप मेरे ख्याल से सर खतरे में डाल रहे हैं। जी असद, आपने बिल्कुल अच्छी तरह सम किया कि ये जो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल जो अब काफ़ी हद तक तशवीशनाक हो चुकी है, अगर ये बिगड़ती है तो ये सिर्फ दो ममालिक को मुतासर नहीं करेगी, ये हमसाया ममालिक को भी मुतासर करेगी और जो दुनिया है वो भी इससे मुतासर होगी, क्योंकि दोनों ममालिक जो है एटमी हथियार रखते हैं और जब यहाँ पर कोई एस्केलेशन होती है तो ये दोनों ममालिक की क़यादत के फिर जिसे कहते हैं कि कंट्रोल नहीं रहता। ये स्पायरल जो एस्केलेशन का स्पायरल है वो इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा और ये फिर बहुत तेज़ी से आगे बात बढ़ जाएगी। आज जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ वो जो कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके तनाजुर में हुआ, जहाँ पर आपने सुन रखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने इजाफी फ़ौज तैनात की है, वहाँ लोगों को अहकामात हुए हैं कि राशन बंदी कर लें, तकरीबन 4 माह तक का राशन अपने पास स्टोर करें क्योंकि आने वाले दिनों में हालात ख़राब होने लगे हैं। जो वहाँ पर बाहर से सयाह आए हुए थे उनको उन्होंने निकाल दिया है, वहाँ पर यात्रा हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान से हट के भी देखें तो बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों को इशू की कि उस इलाके में आप ना जाएं, और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान पर जो सीज़ फायर वायलेशंस काफ़ी अरसे से बढ़ चुकी थी, अब वो एक नया डायमेंशन उनको दिया कि उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए। तो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से आज हमारी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत ने आज मिल के बैठे और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी खुशाइंद अमर है कि ये जो फोरम जहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल पे सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान सिक्योरिटी की सिचुएशन पे होती है, कंसल्टेशन होती है, वो इतनी जल्दी स्टेज पे हो गई ताकि सब के सब एक पेज पे हों और आइंदा का जो लाए अमल तय कर सके। अगर हम उसका जो मैसेज देखें जो अभी तक वहाँ से उस मीटिंग से निकला है वो ये है कि
जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है और भारत जो है गैर जिम्मेदाराना तौर पर इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ कर रहा है जिससे तशद्दुद में इजाफा होने का ख़दशा है। और दूसरी तरफ उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये याद दिलाया कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये एटमी हथियार रखते हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ है, तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो इस सूरत हाल में मुदाखलत करें और भारत को रोकें। एक तो वो जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है वो उसको भी ख़त्म करे, और जो सीज़ फायर वायलेशन में जो सिविलियन आबादियों को वो टारगेट करता है पाकिस्तानी साइड पर, उससे भी उसको और जनाब ये भी देख लें कि किस जाविये के जरिए आप इस तमाम सूरत हाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक दो दिन से हिंदुस्तान के जो सहाफ़ी हैं, हिंदुस्तान की जो अपनी ये गवर्नमेंट लाइन भी है वो वही है कि ना तो हम आइन में कोई तरमीम करने को जा रहे हैं, ना तो कश्मीर में कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होने को जा रही है। ये सब एक्सटर्नल कुव्वतों के मुकाबले में, उसके जवाब में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो थ्रेट है हमें एक्सटर्नल हो रहा है। एक एजेंडा है बीजेपी का और बहुत देर से सर, कुछ सालों से चलता आ रहा है कि हमने खसूसी स्टेटस कश्मीरियों का ख़त्म करना है। अब वो उसकी तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2019 के इंतखाबात में भी उनका मैंडेट रिन्यू हुआ है। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस कर रहे हैं कि जी अब हम जो आखिरी वेस्टेज रह गया है बुनियादी हुकूक का, उनको भी हम कुचल सकते हैं। अब इसको प्रीएम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। और आपने बड़े अच्छे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो इक़दामात हैं जो वो ले सकते हैं वो आपने अभी सजेस्ट किए हैं। लेकिन ये चीज़ भी देखनी होगी सर कि बैनुल-अक़वामी, अगर आप अमन की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात करते हैं, तो जो बहुत देर से एक कंसेंसस चलता आ रहा है कुछ दहाइयों के लिए कि आपने कश्मीर का खसूसी स्टेटस बरकरार रखना है और ये दो ममालिक आमने सामने बैठ के इसका फैसला कर लें। पाकिस्तान की पोजीशन इससे भी मुख्तलिफ है जो कि थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को वेलकम करती है, लेकिन आप तो अब अपने ही मौक़िफ़ से हटते जा रहे हैं और बिल्कुल ही जो एक इंतहाई वसी किस्म का हिंदुत्वा प्रोजेक्ट है वो मकबूजा कश्मीर में नाफिज करने पर तुले हुए हैं। जी असद, यही चीज़ें मेरा जो अभी स्टेटमेंट आई है उसमें हमारी जो क़यादत है सिविल और मिलिट्री, उन्होंने भी इन्हीं मुहर्रिकात पर एक नज़र दौड़ाई और उनकी समझ में जो उनकी दानिस्त में जो उनको चीज़ें समझ आई कि एक तो भारत ये जो जिस तरह की अब कार्रवाइयाँ कर रहा है, इससे इसका मकसद है कि जो हुर्रियत की एक वहाँ और आज़ादी की एक तहरीक चल रही है उसको वो एक टेररिज्म का लेबल दे के उसको डिस्क्रेडिट करें। और उसके पीछे दूसरा उनका जो है कि वो अपने जो असल उनकी नीयत है कि वहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज है, वहाँ की आबादी तब्दील करें, ख़ास करके आर्टिकल 35A की जो उसकी एनलमेंट है उसके ज़रिए, क्योंकि 35A रुकावट है कि भारत का शहरी कश्मीर में आबाद नहीं हो सकता। वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट ही वहाँ पर ज़मीन पोजेस कर सकता है या एसेट पोजेस कर सकता है, तो इससे बाहर के लोग भी आ जाएंगे। तीसरा उनकी नज़र में ये ख्याल था कि चूँकि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं तो भारत इस वक्त पे यहाँ पर एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा करना चाह रहा है। और साथ ही साथ यह है कि जैसे जैसे आपने पीछे भी अभी देखा होगा अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई, तो इस वक्त भारत जो है वो डेस्परेट होता जा रहा है कि कुछ वो करे ताकि दुनिया की तवज्जो यहाँ से हटाए। इस लिहाजा वो इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत अब यहाँ पर तशद्दुद को हवा दे रहा है और वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। फॉल्स फ्लैग से मतलब है वहाँ कोई कार्रवाई कराएगा जो पाकिस्तान के गले में डाल के फिर उसका बहाना बनाकर पाकिस्तान को बुरा भला कहे और या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता वो या बहाना बनाए। और दूसरा यह है कि वो जो क्लस्टर बम्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने के लिए उन्होंने किए थे। और जहाँ तक आप बायलैटरल मैकेनिज़म्स की बात कर रहे हैं कि जी वो शिमला एग्रीमेंट में ये पाकिस्तान और भारत ने, और जैसे इंडिया भी कहता है कि तय हो चुका है कि कश्मीर एक बाहमी मसला है जिसको हल करना है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जनाब जो बाहमी मुज़ाकरात का रास्ता है वो भारत ने खुद बंद करके रखा हुआ है। और इस सूरत हाल में
तीसरी कुव्वत ही आके इन दोनों के दरमियान बातचीत करा सकती है। और भारत का जैसे कहें कि डबल स्पीक का आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां पर पाकिस्तान को बदनाम करना होता है, जहां पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का उसने इल्ज़ाम लगाना होता है, तो वो आसानी से तीसरी कुव्वत का सहारा ले लेती है। लेकिन जब कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आ जाए या उस क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आए, चूंकि वो बुनियादी मसले की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो कि कश्मीर का है, तो हमेशा से वहां से राह फरार जनाब इस अगर तीसरी कुव्वत पे भी बात कर लें जनाब, और आपने अभी डबल स्पीक की बात की, लेकिन ये हिंदुस्तान का भी एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड सिचुएशन है कि जब बात होती है कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए और सालिस की हैसियत से इस सूरत हाल को समेटने की कोशिश करे, तो हिंदुस्तान कहता है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ बाहमी बायलैटरल इंटरैक्शन के ज़रिए हो सकता है। जब आप बात करते हैं बायलैटरल इंटरैक्शन की, तो फिर वो कहता है कि जी हम तो इस चीज़ को बंद कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ मसाइल हैं और हम आगे हाथ बढ़ा ही नहीं सकते। तो आपका तो बिल्कुल जिस तरह ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन की सूरत हाल है जनाब, कि आपने खुद ही जो पीस प्रोसेस है उसको आपने फ्रीज किया हुआ है क्योंकि ये आपके अज़ाइम के मुताबिक चलता है। जो दूसरी बात है सर, तीसरी कुव्वत पे ही रहते हुए अभी जो आप इनके इंडियन प्रेस की जानिब से भी देख रहे हैं, वो बार बार अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान में विड्रॉल हो रही है, अफगानिस्तान में आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए साथ साथ हम कश्मीर को भी मजीद मिलिटराइज कर रहे हैं। ये इतना अजीब किस्म का कंपैरिजन है और ये आपको इस बात को साफ नुमाया करता है कि घूम फिर के आप फिर से कोशिश कर रहे हैं एक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी को हर तरह से एक्सटर्नलाइज करने की। मकबूजा कश्मीर में ये इंसर्जेंसी चल रही है, आपने अब कहना है कि जी ये बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं वो उसमें मुदाखलत कर रही हैं। सर ये एक फ्रीडम फाइट है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस जगह को इतना मिलिटराइज किया हुआ है, उसमें इतने आपने कर्फ्यू लगा दिए और जिस बात का आपने अभी हवाला दिया, एंड गोल आपका यही है कि आप उसके डेमोग्राफिक को ही किसी तरह से तब्दील कर दें। असद जब तो दुनिया भी मान चुकी है, ये पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कहता आ रहा था कि कश्मीर की जो हक़ खुद इरादियत की तहरीक है वो वहाँ पर इंडिजिनस है, वो वहाँ के लोग खुद चला रहे हैं और इसमें किसी तरह से पाकिस्तान से मुदाखलत नहीं हो रही। पाकिस्तान सिर्फ उसका सियासी या सफारती मदद, उनकी अखलाकी मदद ज़रूर करता है। तो ये अब चीज़ तो आप UN की रिपोर्ट देख लें, 2 साल से मुसलसल आ रही है। पिछले साल भी उनकी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई, इस साल भी आई, और वो वहाँ पर वाज़े तौर पे इशारे कर रहे हैं कि जनाब वहाँ का जो शहरी है वो खुद ही उनसे मुतनफ़र हो चुका है। वहाँ जो वायलेंस हो रहा है, वहाँ उनकी अफवाज उसमें वायलेंस में मुलव्वस हैं, उनको बिल्कुल इम्प्यूनिटी हासिल है, कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप भारत के अंदर की रिपोर्ट्स भी देखें तो वहाँ पर आपको बेशुमार ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे कि जहाँ पर कहा जाता है कि ये जो तहरीक है ये 90 की दहाई में जो तहरीक थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर अब यंगस्टर उसमें शामिल हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हो चुके हैं, और बढ़ के इससे बढ़ के कि उस तमाम तहरीक की ओनरशिप वहाँ की आवाम ले रही है, वहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। अगर आप उनके शुहदा के जनाजे देखें तो जितने बड़े बड़े होते हैं, तो ये कभी पहले आपने नहीं देखा था। इसका मतलब कि वहाँ की आवाम उस तहरीक को ओन कर रही है। इंतखाबात में ही पार्टिसिपेशन कम तरीन है, इन जनाजों में शिरकत आप देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अब वहाँ जो कश्मीर के नौजवान हैं वो कितने ज़्यादा इसी ऑक्यूपेशन से मुतासर हुए हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जनाब रियासत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा। खसूसी इसको दुनिया के 4 कोनों में भेजने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी बैनुल अक़वामी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इस बयानिए को सामने रखें और आपका फ़ॉरेन ऑफिस अब को एक की सफ़े पे आ जाना चाहिए ताकि कोई लाहे अमल तय हो सके। अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ सूबा सिंध की और कुछ कराची शहर के अमूर की। रहिएगा हमारे साथ। एक दो दिन के लिए ऐसा लग रहा था, ऐसा नुमाया हो रहा था कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक सफ़े पे खड़ी है। सियासी जमातें जिनका आपस में कोई ख़ास नज़रियाती यकजहती देखने को नहीं मिलती थी,
वो एक पॉइंट पे मुतहद हो गए थे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को हटाने की और हासिल बज़ेंजो साहब को नए चेयरमैन सेनेट मुंतखब करने की। लेकिन जब वो कार्रवाई भी नाकाम हो गई तो उसी हिज़्ब इख्तिलाफ में एकदम से गिरोहबंदी वाज़ेह होना शुरू हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब का हालांकि ये पहले से भी मौक़िफ़ था, उन्होंने एक बार फिर उसको दोहराया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का इस्तीफ़ा भी सबमिट करना सिर्फ़ और सिर्फ सियासी शोशा था, पॉलिटिकल गिमिक्री थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ना तो कोई बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां करनी चाहिए थी। जनाब बाकिर साहब, एक यकजहत हिज़्ब इख्तिलाफ, आपस में आपकी जो भी नज़रियाती डिफरेंसेस हैं वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन आपके जमहूरी रवायात के लिए आपके पार्लिमानी प्रोसेसेस के लिए भी अच्छा होता है। चाहे आप बाकी उनकी क्या पोजीशन है, दुरुस्त हो या गलत हो, उसको ज़रा एक साइड पे ज़रा रख दें। लेकिन अब फिर से नज़र आ रहा है जनाब एक बार फिर कि वही दो सियासी जमातें जो मिसाक जमहूरियत की बात करते थे और कहते थे कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी और कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगर अल्फाज इस्तेमाल करें कठपुतली हुकूमत है और हिज़्ब इख्तिलाफ उनके खिलाफ दीवार की तरह खड़ी होगी, उसमें फिर से सर आपको नज़र आ गए डिफरेंसेस, क्रैक्स आर ऑलरेडी अपेयरिंग। लेकिन जो आपने ही बात की थी पिछले इस प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से वो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव हल है और वो ये है कि जॉइंट आप एक इंक्वायरी करें, मुश्तरका तहकीक करें आप, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको कहा भी है। और जो तमाम सेनेटर्स हैं जिन्होंने धोखा दिया आपको या जिन्होंने लास्ट मिनट पे वोट गलत किया, वो सामने आए और उनको फिर सजा दें। बट वही वाली बात जनाब कि एक जानब नायब सदर साहिबा कहती हैं आई कांट, कि हम नाम नहीं रिवील कर सकते, और दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी सारा कसूर ही नून लीग का है। असद, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो एक कॉल जो बिल्कुल इन सूरत हाल पे बैठता है वो जॉन एफ कैनेडी का है कि विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स एंड डिफीट इज एन ऑर्फन। जी, जब आप कामयाब हो जाएं तो हर एक कोई आपसे दोस्त बनने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब आप नाकाम हो जाएं तो वही होता है कि जी फ़लाँ ने गलत किया, फ़लाँ ने गलत किया। यकीनन ये यही सूरत हाल है जो इस वक्त अपोजिशन को भी दरपेश है और आप देख रहे हैं कि इल्ज़ामात लग रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन उनका इल्ज़ामात का रुख जो है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ है और उसकी वजूहात भी हैं। उसकी वजह यह है कि PMLN की तरफ से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और PMLN वालों का ख्याल ये है कि जनाब उनके लोग तो कुछ ज़ाती तौर पर वो अपना ज़मीर का सौदा कर बैठे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पार्टी की लाइन थी कि इतने लोग उधर वोट करेंगे ताकि सिंध की हुकूमत को बचाया जा सके। हम इस लाइन पे मुत्तफिक हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जैसे कहते हैं कि पुरजोर तरीके से इस चीज़ को डिनाउंस नहीं किया गया, इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। दबे अल्फाज में कहा जाता है कि जी हमें मालूम नहीं है, मुलाकात हुई नहीं हुई। वो जो एक अंडर कस्टडी एक साहब है जो सब पे भारी होते हैं, उनकी और किसी बहुत बड़े टाइकून की जो मुलाकात का जिक्र होता है, तो वो घूम फिर के उस शख्स की आपने बात की जो सब पे भारी होते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा वो JFK का भी हवाला दिया था, उनकी ये एक है कोटेशन है, लेकिन यही जरदारी साहब जनाबो, मैं तो खैर अब नाम ही कह गया, लेकिन यही शख्स का एक बार कहना था कि देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो गई। मेरे ख्याल से जनाब इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी हल्का सा झटका लगा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने उनको एंड स्टेज तक उनका हाथ नहीं थामा। क्या कहते हैं बाकिर साहब? नहीं, अब यहाँ पर मुख्तलिफ रवायात आती हैं। मतलब पीपल्स पार्टी वालों से सुने तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं उनके तो देखे जी चौधरी तनवीर साहब जिन पे वो नैब का बेनामी ज़मीन कुछ रखने का केस चल रहा है या ज़ेर तफ्तीश है, वो जानबूझ के उस वक्त ऐवान में हाजिर नहीं हुए और उनके दो सेनेटर्स तो जाके संजरानी साहब का कोई लंच था या डिनर भी अटेंड करके आए, वो हमारी तरफ उंगलियां उठाते हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर भी चल रहा है। अच्छा बाकिर साहब, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, अभी वक्फा लेना होगा, लेकिन वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस।
बैक टू दो राय। पाकिस्तान का सबसे डायनामिक शहर कराची की बात करेंगे। उधर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कई बार कहा कि कराची शहर को एक बहुत बड़ी क्लीन अप ड्राइव की सख्त ज़रूरत है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कराची का जो सूरत हाल था वो उस हवाले से सिर्फ बिगड़ा है। चाहे फ़िज़ाई आलूदगी हो, चाहे कचरा हो, कराची का अब जो चाहे इन्वायरमेंटल सिचुएशन हो, सूएज सिस्टम हो, जो उनके अपने वॉलंटियर्स हैं उनके साथ भी जिस तरह का सलूक किया गया, चाहे वो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हों, वो सब के सामने हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इसी हवाले से क्या कुछ कहा और कराची को एक बार फिर साफ शहर बनाने की क्या कार्रवाई करने की कोशिश की। सफाई की मुहिम का जो स्टार्ट हुआ है वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। 7.5 सालों में हुकूमत सिंध ने इस पे तवज्जो नहीं दी थी, आज अवाम निकली है। हम एक दफा साफ करके दिखाना चाहते हैं, ये काम हो सकता है, ये शहर साफ हो सकता है। 0-0 तो करके दे, उसके बाद आप मेंटेन कर लीजिएगा। अरे पूरा मुल्क तुमसे हिसाब मांग रहा है, तुमने 2000 अरब रुपए खा किए। असेंबली के रुकन अली जैदी साहब कराची से ही कामयाब हुए थे, तो उनका अब यही कहना था और उन्होंने ये अहद किया कि कराची को एक बार फिर साफ बनाया जा सकता है और वो साफ बनाएंगे। वॉलंटियर्स को भी उन्होंने ये उनको इनवाइट किया कि वो इन्हीं वॉलंटियर ड्राइव्स में शिरकत करें और कराची को एक बार फिर साफ करें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आपने नाज़िम की भी बात सुनी, वसीम अख्तर साहब की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बहुत देर से ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो ख़ुद हुकूमत करती है, ना तो किसी को हुकूमत करने देती है, क्योंकि ज़मीनी हुकूमतें आपकी उधर कायम नहीं हो पाई, क्योंकि दुरुस्त कानून साजी नहीं हो पाई। तमाम इख्तियारात अभी भी सूबाई हुकूमत ने नहीं सौंपे, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं उन्होंने ट्रांसफ़र किए। जी बाकिर साहब, जो प्रॉमिस किया गया कि एक बार फिर 100 दिन में ये किया जा सकता है, क्या किस तरह रीड कर रहे हैं आप? असद, ये मैं समझता हूँ कि कराची को साफ़ करने का जो भी कोई कोशिश होती है वो खुशाइंद है। कराची में एक ये सॉलिड वेस्ट का या कचरे का एक क्राइसिस बन चुका है कि आपको हर जगह पर ये कचरे के ढेर नज़र आते हैं और इसके मुख्तलिफ मतलब पहलू हैं। इसके आपकी आलूदगी भी हो रही है, आपके सेहत पे भी असर पड़ रहा है। कराची में कहा जाता है 14 से 15 हज़ार टन जो सॉलिड वेस्ट है वो रोज़ाना के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। और आप सिर्फ ये अंदाज़ा करें कि जो पीछे जो एक रोज़ के रोज़ वो जो क्लियर नहीं होता और कई माह से बल्कि सालों से वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो कितना बड़ा कचरे का ढेर। मतलब कराची को अब मैं कोई गलत तशबीह कहते हैं ऑन एयर नहीं देना चाहता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सियासी लीडरों को सुने तो जैसा कि अली जैदी साहब ने भी अब एक काविश की है, इससे पहले MQM भी कर चुकी है, तो ये अच्छी एक काविशें हैं। कुछ सियासी इनमें रंग भी नज़र आता है कि लोगों को आप ज़रा अपनी तरफ मुतवज्जे करने के इस तरह की कोशिशें करते हैं। इस मसले का ये हल नहीं है। अगर आप एक दिन कचरा उठा लेते हैं, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा कचरा उठा लिया, एक तो मुझे बताएं कि आपने डिस्पोजल का उसका क्या अरेंजमेंट किया। ये एक सस्टेनेबल बेसिस पे इस मसले को हल होना है। ये कि सिर्फ अगर आप सियासी कुछ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में करना है तो फिर आपको बैठ के सिंध हुकूमत के साथ बात करनी है कि जो सिंध हुकूमत का गलत कदम 2014 में लिया गया था कि जो एक बिल्कुल प्योरली सिटी गवर्नमेंट का फंक्शन है कि सॉलिड वेस्ट का है या सीवरेज का है, वो उठा के आपकी प्रोविंशियल हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपके मुख्तलिफ ये जो आपको मसला नज़र आ रहा है, इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। एक तो यह है कि मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, फिर आपके पास वहाँ पर उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है। जनाब, अगर आपने इसको जी डिवॉल्व करें और जिसका काम है तो हर हाल में आपको करना होगा। और ये अब तो मेरे ख्याल से कुछ दहाइयाँ हो गई जनाब के लोग कह रहे हैं कि कराची शहर की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको आप खुद मुख्तार करें, उसको आप बाइख्तियार बनाएं और ये तमाम इख्तियारात उनको अब सौंप दें। असद, ये एक चीज़ तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि सेम पेज पे आने का मसला नहीं है।
सबकी ख्वाहिश है कि कराची को साफ हो। सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की सिनर्जाइज कैसे करेंगे? बजाय आप इसको जाके इसको पोलिटिसाइज करें। अगर आप इनकी तकरीर सुन लें तो ये सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम, मतलब अपनी तकरीर में बार बार ब्लेम कर रहे हैं। यकीनन सिंध गवर्नमेंट की गलती है, हम भी यही कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन इस तरह की शोबदाबाजी के बजाय आप उनके साथ बैठें और उनको इस चीज़ को बावर कराएं कि जनाब ये चीज़ आपके करने की नहीं है। आपने एक सिटी गवर्नमेंट आपके अंडर काम करती है, एक सिस्टम आपके अंडर मौजूद है, आप उसको स्पेस भी दें, आप उसको रिसोर्सेज भी दें, क्योंकि अगर ये चीज़ एड्रेस होगी आपके फ़ायदे में भी है, हमारे फ़ायदे में भी है। और ये जो काम जो अली जैदी साहब कर रहे हैं या उनके इत्तेहादी कर रहे हैं MQM वाले, तो ये जो कर सकते हैं वो अवाम में ये आगाही पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको सॉलिड वेस्ट का एक क्राइसिस नज़र आ रहा है, जहाँ पर वहाँ की इंतज़ामिया का एक इशू है, तो लोगों में भी इस चीज़ का इदराक नहीं है कि ये जो गंदगी है वो कहाँ पे फेंकनी है या उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। यहाँ हमारे यहाँ वो उससे की सिविक एजुकेशन नहीं है। ये लोग अगर लोगों में आगाही पैदा करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वहाँ के जो लोकली इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन पर प्रेशर डालें और अपने तौर तरीके बेहतर करें, तो बेहतर तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। उनको बाइख्तियार बनाएं, इस तरह काम नहीं चल सकेगा। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे कराची शहर की माहौलियाती बहरान की और कचरे की बहरान की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक तरह से बारिश का भी नज़र आया। कराची के शहरी बहुत ज़्यादा बारिश से मुतासर हुए और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इस तरह पैदा हुआ कि कुछ शहरी इलेक्ट्रिक्यूट भी हुए और उसके कुछ दिन बाद के इलेक्ट्रिक पर बहुत ही संजीदा तनकीद सुनने को तो मिली। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स के वजीर भी हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक पे कार्रवाई करना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना वो मरकज़ के इख्तियारात में आता है। उन्होंने उसके अलावा ये भी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल थी और जिस डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने विज़िट किया था वो उसके थ्रू भी जा सकते थे। KMC ने भी अपना किरदार अदा किया और ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। जनाब बाकर साहब, सईद गनी साहब तो ये सब कुछ कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इस तरह का सूरत हाल देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप जनाब? ये वही वाली बात आपकी नहीं है कि आपको यही लोकल इख्तियारात स्ट्रीमलाइन करने? नहीं असद, मेरा ख्याल में वो थोड़ा सा जो मसाइल से आंख चुरा रहे हैं। मसाइल तो यकीनन है, आपने वो सारी तस्वीर ख़ुद अपने सामने देखी होंगी जहाँ अपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है और गाड़ियाँ भी उसमें तकरीबन किसी हद तक उसमें डूबी हुई थी। वो हैदराबाद से भी उस तरह की तस्वीरें आई। और आज जो अली जैदी की ये जो कैंपेन शुरू हुई है, जिस पे मुझे ये भी एतराज़ है कि पहले 100 दिन की कैंपेन भी हुई, वो टारगेट नहीं अचीव कर सकी। ये 10 दिनों का टारगेट रखा, लेकिन जो इनका एक तीसरी कैंपेन, अच्छा जी, वो ये इन्होंने जो अपना पहला जो इनका फोकस है वो ये है कि जो बरसाती नाले हैं जिनसे पानी निकलता है इनको साफ करना है जी। तो ये अगर आपका सॉलिड वेस्ट वहाँ पड़ा रहेगा या उनकी में कुछ रुकावट आ जाएगी तो यकीनन पानी वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को मेरे ख्याल में कि कोई नेगेटिवली देखने से बेहतर है कि इसमें शामिल हो। अब मैंने ये भी सुना है कि वो क्लेम कर रहे थे हम तो जी 2 जुलाई से सफाई की मुहिम पे शुरू हैं। आपको सब स्टेक होल्डर्स को, कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वहाँ की नुमाइंदगी करती हैं, आप भी यकीनन वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं लेकिन बाकी भी करते हैं, उनको साथ लेकर, और जो कोई आपसे गलती हो गई है 2014 में, चाहे आपने कुछ और समझ के की हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो वो आप उसको अब आके करेक्ट कर ले, 5 साल बाद ही करेक्ट कर लें। और ये जितना भी आपका जो प्रोसेस है इसको वापस जो आपकी सिटी गवर्नमेंट है उसको दे दे और इस पूरे मसले को होलिस्टिकली देखें, ना कि एक इंडिविजुअल उसका मसले के तौर पे देखें कि जनाब इतना कचरा दरवाजे के बाहर पड़ा है या इतनी नालियों के साथ साथ कचरा इकट्ठा हो चुका है और ताफुन फैल रहा है शहर में, जिसकी वजह से आपके यहाँ बीमारियों का लोड भी काफी ज्यादा हो चुका है। वही बात बाकर साहब के जैदी साहब ने कहा कि सईद गनी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। सईद गनी साहब ने कहा कि सिर्फ मरकज ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सकती है। वही जो आप बात कर रहे हैं, पर्सन सेंट्रिक से हट जाएं, सब एक सफ़े पे खड़े होकर ना सिर्फ कराची शहर को साफ करें लेकिन उसको साथ
खुशहाल भी करें। सब चाहते हैं जनाब कि यही शहर है आपका, हर तरह का हब है, उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।